हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। तो हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं? हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना था कि जो वर्ड्स होते हैं वो भी हमें हिस्ट्री बताते हैं, और हमने ये भी जाना था कि जो भी हमने देखा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड थी। वैसे तो यूरोप भी वर्ल्ड के अंदर आता है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए क्या यूरोप के अंदर भी इंडियन टेक्सटाइल की उतनी ही डिमांड थी? हाँ, यूरोप के अंदर भी इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। लोग इंडिया का कपड़ा पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मान लो कोई ड्रेस है, वो आपको बहुत अच्छी लगती है। अब आप ये नहीं देखोगे कि वो कहाँ से आई है, आपको पसंद है तो पसंद है, ऐसा यूजुअली होता है। तो वैसे ही जो यूरोप के लोग थे वो ये नहीं देखते थे कि ये जो कपड़ा है वो कहाँ से आ रहा है, वो तो बस उसे पहनते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इंडिया के अंदर ही कपड़ा बनाने वाले लोग थे, यूरोप के अंदर भी लोग थे जो कपड़े को प्रोड्यूस करते थे या फिर जो कपड़ा बनाते थे। तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ? अब वो जैसे मान लो ये कोई मोबाइल है, जैसे मान लो मैं मोबाइल बना रही हूँ और एक मोबाइल चाइना से आ रहा है, तो लोग किसका मोबाइल लेना पसंद करेंगे? चाइना से जो मोबाइल आ रहा है वही लेना पसंद करेंगे। तो वैसे ही जो यूरोप के लोग थे वो जो इंडिया से कपड़ा चाहता था उसे लेना पसंद करते थे, और वहाँ के जो यूरोप के जो लोग थे जो कपड़ा बनाते थे उनका कपड़ा वहाँ पे नहीं बिकता था। तो उन्होंने क्या किया? वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर इन इंग्लैंड, जो वूल प्रोड्यूस करने वाले लोग थे और जो सिल्क प्रोड्यूस करने वाले लोग थे इंग्लैंड के अंदर, बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप इंडिया से जो कपड़ा आ रहा है उसे आने मत दो। तो वहाँ के जो वूल और जो सिल्क प्रोड्यूसर थे या फिर जो मेकर थे इंग्लैंड के, बिगेन प्रोटेस्टिंग, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। ब्रिटेन के अंदर जो वहाँ इंग्लैंड के अंदर जो भी कपड़ा इंपोर्ट होता था उसके अगेंस्ट के अंदर जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे या फिर जो वूल एंड सिल्क मेकर थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया? क्योंकि इंडिया का जो कपड़ा था, किन किन रीजंस के कारण उन्होंने प्रोटेस्ट किया? तो पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। तो पॉपुलैरिटी के कारण क्या होता है? ब्रिटेन के अंदर जो मेकर थे वूल एंड सिल्क मेकर, उनका कपड़ा नहीं बिक रहा था, तो इसी कारण से उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। टेक्सटाइल, और सेकेंड रीज़न क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर डेवलपिंग इन इंग्लैंड, और वहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर थे या फिर जो वूल एंड सिल्क मेकर थे इनकी भी खुद की इंडस्ट्री थी। तो जब इनकी खुद की इंडस्ट्री थी तो इनको कोई प्रॉफिट हो रहा नहीं था, तो उनकी जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो इसी कारण से इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इंडिया के कपड़े के साथ में कम्पीट नहीं कर पाते थे। उनके कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इंडिया का जो कपड़ा था उससे भी अच्छा बना सके। तो उनके कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी और वो इतने स्किल्ड भी नहीं होते थे। तो हमने दो रीज़न जान लिए, एक तो इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, और इंग्लैंड जो है वहाँ पे ये जो लोग होते हैं वूल एंड सिल्क मेकर, इनकी भी खुद की इंडस्ट्री थी। तो इन्होंने क्या किया? इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ। तो 1720 के अंदर क्या होता है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो एक लॉ को पास करती है। क्या था वो लॉ? कैलिको एक्ट। तो कैलिको एक्ट था। कैलिको क्या होता है? तो कैलिको के बारे में तो हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था। तो कैलिको मतलब जो भी कॉटन, जितने भी कॉटन टेक्सटाइल होते हैं उनकी अलग अलग वैरायटी होती है। तो जितनी भी कॉटन की वैरायटी होती है उन्हें कैलिको ही बोला जाता है। तो कैलिको एक्ट मतलब वो जो कैलिको गया था
कैलिको कहाँ से आया, मतलब जो भी कपड़ा है कॉटन का वो सबसे पहले कैलिकट से गया था। तो इसी कारण से जितने भी कॉटन की वेराइटीज होती है उनका नेम कैलिको हो गया। तो कैलिको एक्ट पास कर दिया। कैलिको एक्ट मतलब जो भी कपड़ा जाता है कहाँ से, इंडिया के कैलिकट से, तो उसे ब्रिटेन के अंदर जाने के ऊपर बैन लगा दिया गया। तो कैलिको एक्ट मतलब बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। तो बैन लगा दिया गया, बोल दिया गया कि अब जो भी कपड़ा आएगा, अब ब्रिटेन के अंदर कोई भी जो कपड़ा है वो नहीं आ सकता। कहाँ से, इंडिया से। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। तो जो चिंट के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था, तो चिंट के ऊपर जैसे फ्लावर्स की डिज़ाइन होती है, डॉट 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 होता है, तो ये जो कॉटन, ये जो कपड़ा है ये ब्रिटेन के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो जो ये जो वूल एंड सिल्क मेकर होते थे उनको लगा कि हमारा कपड़ा नहीं बिकेगा, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो बाद में गवर्नमेंट ने कैलिको एक्ट पास किया और उस कैलिको एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बैन लगा दिया किसके ऊपर, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर, खास करके चिंट के बारे में। तो ये सबको समझ में आ गया। फिर अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड। तो इन्होंने हमारे कपड़े के ऊपर, यहाँ से जो कपड़ा जाता था उसके ऊपर तो बैन लगा दिया, लेकिन लोगों को तो इंडिया का कपड़ा ही पसंद था। वो जो वहाँ के लोग थे वो दूसरे कपड़े को खरीदते नहीं थे। तो बाद में वहाँ के लोगों ने क्या किया, अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर उन्होंने क्या किया, द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड। अब जैसा कपड़ा यहाँ से जाता था वैसा का वैसा सेम टू सेम कपड़ा उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो उन्होंने डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे चिंट था, तो चिंट जो था वो यहाँ से जाता था तो उनके पास में ऐसा कोई कपड़ा होगा, तो उन्होंने उसके जैसा ही कोई भी कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया और लोगों को पहनाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो हमने जान लिया कि उन्होंने यहाँ से जो कपड़ा जाता था इंडिया से उसके ऊपर बैन लगा दिया, और बैन लगाने के बाद में उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट माल बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो कुछ टेक्निकल इनोवेशन लेके आ गए। मतलब उनकी जो इंडस्ट्री थी पहले मशीन से काम होता था, लेकिन बाद में उन्होंने मशीन को और डेवलप कर दिया, वो कुछ और ज़्यादा टेक्निकल इनोवेशन लेके आ गए। जैसे इन 1764 के अंदर क्या होता है, स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी क्या है, पहले आपने सुना होगा कि जो चरखा होता था उससे धागा बनाया जाता था, तो चरखे से सिर्फ और सिर्फ एक धागा ही बनता था। लेकिन बाद में ये जो जॉन काय है इन्होंने स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट कर दिया। तो इनके इन्वेंशन के बाद में क्या हुआ कि जो एक मशीन होती है जिसके अंदर एक ही बार के अंदर बहुत सारे जो धागे हैं वो बन जाते हैं। तो 1764 के अंदर जो स्पिनिंग जेनी थी वो इन्वेंट की गई थी जॉन काय द्वारा। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके जो फाइनल टचअप दिया था किसको, स्पिनिंग जेनी को, तो फाइनल टचअप जो है वो जेम्स हार्वेस के द्वारा दिया गया था। तो स्पिनिंग जेनी को किसने इन्वेंट किया था, जॉन काय ने, लेकिन उसको फाइनल टचअप दिया था जेम्स हार्वेस ने। फिर इन 1786 के अंदर क्या होता है, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब यहाँ पे भी देखो जो इन्वेंशन किया गया था स्टीम इंजन का, यहाँ पे रिचर्ड आर्कराइट को इसका क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका क्रेडिट किसे दिया जाता है, इसका क्रेडिट दिया जाता है जेम्स वार्ड को। तो जेम्स वार्ड को इसका क्रेडिट दिया जाता है स्टीम इंजन को इन्वेंट करने के लिए। तो रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया था, इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई घर है तो उसके अंदर
सारा काम उसी जगह के ऊपर हो जाता है। जैसे पहले तो धागा बनता था, दूसरी जगह पे उसको कपड़ा बनाने का काम कोई और करता था, उसके ऊपर डाइंग करने का काम कोई और करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी एक ही छत के नीचे सारा काम हो जाता है। तो जो रिचर्ड आर्कराइट थे, उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था और उन्होंने क्या किया था, रिवोल्यूशनाइज कॉटन टेक्सटाइल वीविंग किया था। इसको रिवोल्यूशनाइज किया था, मतलब सारा काम है कि छत के नीचे हो जाता है। तो इन्होंने तो सारा काम कर दिया, बैन लगा दिया, डुप्लीकेट माल बनाना स्टार्ट कर दिया और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी लेके आ गए। लेकिन उसका हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट ऑन इंडिया। Indian textile continue to dominate world trade till the end of 18th century। मतलब 18th सेंचुरी से पहले तक तो इंडिया जो है वो उसने अलग अलग जगह पर जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई करवाई थी। कब, 18th सेंचुरी से पहले। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद में क्या हो जाता है, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है, मतलब जैसे मान लो कि जो 18th सेंचुरी थी उससे पहले तो जो इंडिया था वो हर पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर जो है अपना जो सामान, अपना इंडिया जो है वो पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना सामान पहुंचाता था। कब, 18th सेंचुरी से पहले। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भी ले जाती थी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारे जो आते थे ये इंडिया के अंदर आते थे और बाद में उसे यूरोप के अंदर ले जाके अपना जो सामान है वो बेच दिया करते थे। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इनके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लगा हुआ है। तो जैसे ये यूरोप जो है वो वेस्ट साइड के अंदर है और इंडिया कहाँ है, ईस्ट साइड के अंदर। तो वो यूरोप से इंडिया को ढूंढते ढूंढते ईस्ट के अंदर आए थे। तो अगर कोई व्यक्ति फ्रेंच से आए तो उसके आगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लग गया, क्योंकि वो ईस्ट के अंदर आया है वेस्ट से। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के अंदर आए तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भी आती थी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए 18th सेंचुरी से पहले। मेड इनॉर्मस प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड, और हमें जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो जो यूरोपियन कंपनीज आती थी वो इंडिया के अंदर आती थी, हमें गोल्ड और सिल्वर देती थी और बाद में वो चले जाते थे। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी ट्रेड होता था और उससे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन जैसे जैसे उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, इसके बारे में हमने हमारे 3rd चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो उनको दीवानी राइट्स मिल गए तो वो क्या करते थे, पहले तो वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाते थे, लेकिन जब उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए तो वो जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन्हीं पैसों से वो जो कपड़े वगैरह है वो खरीद लिया करते थे। तो उन्हीं से अपनी आर्मी का खर्चा भी चलाते थे, जो गुड्स होते थे वो भी उन्हीं से बाय करते थे, स्पाइसेस भी, और जो टेक्सटाइल होते थे, कपड़े होते थे वो भी उन्हीं सभी से बाय किया करते थे। तो बाद में इंडिया के ऊपर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो इंडिया के पैसे से ही जो ट्रेड है वो किया करते थे। तो बाद में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ 18th सेंचुरी के बाद में। 18th सेंचुरी से पहले हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो हमने इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट की भी बात कर ली। अब आप सोचोगे कि ये जो इतना अच्छा कपड़ा है ये बनाता कौन था, इतने स्किल्ड लेबर कौन होते थे, तो वो हमारे वीवर्स होते थे। तो वीवर्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.